हेलो स्टूडेंट्स, डेट 20 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शंस हैं ए विवेक रामास्वामी, बी जेडी वेंस, सी डोनाल्ड ट्रंप या डी तुलसी गबार्ड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, डोनाल्ड ट्रंप। नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डोनाल्ड ट्रंप की विपक्षी कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप ने इस जीत में हराया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी की तारीख यानी कि आज शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, यानी कि 20 जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की शपथ अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्टसन दिलाएंगे। 1985 के बाद पहली बार व्हाइट हाउस के अंदर शपथ ली जाएगी। इसका कारण कड़ाके की ठंड है, यानी कि 1985 में जो है व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, और 1985 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब व्हाइट हाउस के अंदर शपथ ली जाएगी। इसकी वजह है क्योंकि अमेरिका में इस टाइम बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिस वजह से कहीं बाहर खुले आसमान के अंदर शपथ नहीं ली जा सकती। इसी वजह से व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। फ्रांस देश ने पूर्वी हिंद महासागर में हो रहे ला पैरोस अभ्यास का नेतृत्व किया। ला पैरोस जो है ये पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि मल्टीनेशनल अभ्यास है, जिसमें पूरी दुनिया से देश शामिल हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस में हमारा भारत देश भी शामिल हो रहा है। ला पैरोस एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ला पैरोस का आयोजन पूर्वी हिंद महासागर में हुआ। इस अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस देश ने किया। ला पैरोस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस मुंबई ने भाग लिया, यानी कि आईएनएस मुंबई जो है इसने भारत की ओर से ला पैरोस में अभ्यास लिया। चूंकि ला पैरोस एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो इसमें अलग अलग देशों से उनके अलग अलग आईएनएस वगैरह भाग ले रहे हैं, और हमारे भारत की ओर से आईएनएस मुंबई ने भाग लिया। डेजर्ट नाइट अभ्यास इंडिया और फ्रांस व यूए के बीच में होने वाला त्रिपक्षीय अभ्यास है, यानी कि डेजर्ट नाइट अभ्यास जो होता है ये भारत, फ्रांस और यूए के बीच में होता है, यानी यह त्रिपक्षीय अभ्यास है। वहीं भारत और फ्रांस के मध्य गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास आदि अभ्यास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया?
ऑप्शन है ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी कार्लोस अल्कराज या डी जैनिक सिनर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच अभी तक अपने खेल के समय में अभी तक 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेल चुके हैं। 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के साथ नोवाक जोकोविच अभी तक टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने के साथ साथ नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति भी बन चुके हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच अभी तक के टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। यह 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेल चुके हैं व नोवाक जोकोविच अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके हैं। 2025 की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और विंबलडन ओपन भी खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो 2025 की शुरुआत रही, इसमें नोवाक जोकोविच ने भी पार्टिसिपेट किया था और इसी खेल के साथ नोवाक जोकोविच अभी तक टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे ज्यादा पुराना ओपन कोर्ट विंबलडन ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए दक्षिण कोरिया, बी जर्मनी, सी चीन या डी फिलीपींस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। चाइना देश ने जो है हाल ही में नेंगचू फर्स्ट नामक विश्व का पहला संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र बनाया है। नेंगचू फर्स्ट यह 300 मेगावाट तक संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण कर सकता है। नेंगचू फर्स्ट की शुरुआत चीन के हुबेई प्रांत में हुई है। नेंगचू 300 मेगावाट तक संपीड़ित वायु ऊर्जा का भंडारण कर सकता है। नेंगचू फर्स्ट का इस्तेमाल यानी कि जो नेंगचू फर्स्ट चीन के हुबेई प्रांत में बनाया गया है, इसका यूज जो है वायु ऊर्जा को संपीड़ित करके आयतन को कम करना है। यानी कि वायु को जो है संपीड़ित करके आयतन को कम किया जा सकता है, जिससे और जरूरत पड़ने पर वापस इसका यूज किया जा सकता है। चूंकि वायु ऊर्जा को संपीड़ित किया गया है, जिससे कि बाद में वापस इस्तेमाल करने पर वह वापस संपीड़ित से अपनी रियल पोजीशन में आ सकती है और इसका दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कोयले को बदलकर वायु ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। चूंकि कोयले से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य होते हैं, जिससे कोयले को जलाया जाता है और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान भी बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। इसी चीज को देखते हुए जो है कोयले को बदलकर अब वायु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम होगा और इससे पृथ्वी के तापमान में भी बहुत तेजी से कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन से ए भारत, बी नेपाल, सी ईरान या डी मलेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। यानी कि हमारा देश भारत जो है यह
खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाला देश है। भारत ने न केवल महिला वर्ग बल्कि पुरुष दोनों ही वर्गों में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। 2025 में हुए खो खो विश्व कप का पहला संस्करण था, यानी कि पहली बार विश्व स्तर पर खो खो विश्व कप 2025 खेला गया। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 2025 में हुआ। वह महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में भारत ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता। दोनों ही वर्गों में हारने वाला देश नेपाल रहा, यानी कि महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों ही वर्गों में भारत ने नेपाल देश को हराकर विश्व कप खो खो विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। खो खो विश्व कप में पुरुष वर्ग से 20 टीमों ने प्रतिभाग किया, वहीं महिला वर्ग से 19 टीमों ने प्रतिभाग किया। पहले विश्व कप खो खो विश्व कप का आयोजन दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ, यानी कि इस बार जो पहली बार खो खो विश्व कप खेला गया इसको इंदिरा गांधी स्टेडियम ने होस्ट किया। पहले खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान व टाइगर श्रॉफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन है A 6.4, B 6.5%, C 6.6% या D 6.7%। इसका हमारा ऑप्शन नंबर B सही है, 6.5%। IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले 2 वर्ष 2025-26 व 2026-27 में भारत की जो आर्थिक विकास की प्रतिशत दर है वह लगभग 6.5% है। यह अनुमान IMF की रिपोर्ट के अनुसार है। IMF से पहले भी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है लगभग 6.7% के हिसाब से वृद्धि करेगा, जो कि लगभग पूरी विश्व की एवरेज दर से दोगुना है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, यह IMF की फुल फॉर्म है। IMF के अनुसार भारत सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि आने वाले 2 वर्ष में जो है भारत सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5% के हिसाब से वृद्धि करेगी व पूरी दुनिया की एवरेज वृद्धि दर 3.3% से 3.7% तक रहेगी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की वृद्धि दर अगले 2 वर्षों के लिए लगभग 6.7% की बताई। भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगभग विश्व की वृद्धि दर से दोगुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है A आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, B ग्रामीण विकास मंत्रालय, C पंचायती राज मंत्रालय या D कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, पंचायती राज मंत्रालय। स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामी कार्डों को लॉन्च किया गया और यह स्वामी कार्ड पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। स्वामित्व योजना उन लोगों के लिए लाई गई है जिस जगह का मालिक कोई और होता है और उस पर हक या उस पर रहता कोई और है, उन सभी लोगों के लिए जो है स्वामित्व योजना लाई गई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड बनाए गए जिसमें जिसकी संपत्ति है वही उस संपत्ति का स्वामी है, यानी कि यदि किसी और की संपत्ति पर कोई व्यक्ति आकर रहता है तो उस संपत्ति पर उस रहने वाले व्यक्ति का अधिकार ना होते हुए
उस संपत्ति पर उसके स्वामी का ही अधिकार होगा। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से हुई। 24 अप्रैल से 2020 से ही इसलिए हुई क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया और यह 24 अप्रैल की तारीख को ही किया गया था। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 18 जनवरी 2024 की तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 65 लाख का कार्ड वितरण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से ए क्वांटम टेक्नोलॉजी, बी LVM-3 रॉकेट, सी सुपर कंप्यूटर या डी जैविक खाद। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी होती है जो कि जिसका साइज छोटे से छोटा किया जा सके, यानी कि क्वांटम से क्वांटम किया जा सके और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी दी जा सके। क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2025 में 8 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें एक हमारे भारत की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को भी चुना गया। उर्वशी सिन्हा जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्य करती हैं। उर्वशी सिन्हा क्वांटम टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर हैं, यानी कि उर्वशी सिन्हा जो है उनकी स्पेशलिटी क्वांटम टेक्नोलॉजी में है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही किए गए कार्य के लिए उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उर्वशी सिन्हा के साथ साथ यह अवार्ड अन्य 7 लोगों को भी प्रदान किया गया। यह अवार्ड इंग्लैंड में प्रदान किया गया। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से ही हम समझ सकते हैं गेट्स जो कि बिल गेट्स की संस्था है और कैम्ब्रिज जो कि विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज, इन दोनों द्वारा ही इम्पैक्ट पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। और यह इंग्लैंड की कैम्ब्रिज इंग्लैंड की विश्वविद्यालय है, इसी वजह से इंग्लैंड में ही गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार इन 8 लोगों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया? ऑप्शन से ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 77वें सेना दिवस को होस्ट किया था और यहीं पर महाराष्ट्र में भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया। भारत रणभूमि दर्शन ऐप को हमारे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। यह ऐप 77वें सेना दिवस के दिन लॉन्च किया गया। 77वां सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया और इस बार के 77वें सेना दिवस को महाराष्ट्र पुणे ने होस्ट किया। 77वें सेना दिवस के दिन भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया और इस ऐप में 77 ऐसे स्थानों को दर्शाया गया जो कि हम सभी भारतीयों के लिए जानना जरूरी है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि भारत के लोग उन सभी रणभूमियों के बारे में जान सकें जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सियाचिन जो कि भारत की ओर से सबसे हाईएस्ट स्थान पर लड़ा गया युद्ध था। 1962 की लड़ाई भी भारत और चीन के बीच में होने वाली लड़ाई थी। 1971 की लड़ाई, डोकलाम, गलवान घाटी आदि इन सभी जगहों पर जो है भारत के मध्य अन्य देशों से युद्ध हुए हैं। पाकिस्तान और चीन से युद्ध हुए हैं और इन्हीं जगहों को जानने के लिए जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया।
जिसमें 77 ऐसी जगह हैं जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सभी जगहों को जानने के बारे में इसके अलावा भी इस ऐप का उद्देश्य यह है कि जितने भी भारतीय हैं वह इन सभी जगहों को एक टूरिज्म के तौर पर भी जान सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन है ए जयपुर, बी मुंबई, सी पटना या डी कोलकाता। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। पटना इस बार के होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को होस्ट करेगा। भारत के सभी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना, बिहार में होगा। पटना में होने वाला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का जो क्रम है वह 85वां क्रम है। इस सम्मेलन का थीम 75वीं वर्षगांठ है, जो कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस को पूरे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन्हीं 75 वर्ष को पूरा होते हुए जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की जो थीम है वह 75वीं वर्षगांठ है। 85वें क्रम का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में हुआ था, यानी कि 84वें क्रम का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को मुंबई ने होस्ट किया था। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।